मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग फंक्शन को समझने के लिए उसके तत्वों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे चर्चा कर रहा है कि निर्देशन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या होंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कितने तत्व होते हैं निर्देशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टिंग के तत्वों की बात करें तो 3 तत्व इसमें दिख रहे हैं हमें। मोटिवेशन, जिसको हम अभिप्रेरणा बोलते हैं, लीडरशिप, जिसको हम नेतृत्व बोलते हैं, और कम्युनिकेशन होता है संचार। तो इसके ये तत्वों से ही एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को या को एम्प्लॉइज को गाइड करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशन के तत्व क्या क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या है। तो निर्देशन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन, हमने जैसे कि जाना क्या है, मार्गदर्शन, मोटिवेशन, सजेशन, ये एक प्रोसेस हमने माना था जिसमें हमने यही समझा था कि ये इन सबका मार्गदर्शन, परामर्श, निर्देश, अभिप्रेरणा तथा संस्था में कर्मचारियों का नेतृत्व वह सभी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मिलित है। एक प्रोसेस माना था जिसमें हमने क्या किया था, मोटिवेशन था, जिसके अंतर्गत क्या था, प्रोसेस में मोटिवेशन था, सजेशंस थे, अभिप्रेरणा थी, ठीक है, मार्गदर्शन था, एक दिशा निर्देश हम दिखा रहे थे, रूट दिखा रहे थे, लाइक जीपीएस होता है किसी भी उसके लिए। तो डायरेक्टिंग में एक जीपीएस होता है संस्था के ऑब्जेक्ट्स के लिए। परामर्श, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, इसके मामले से हम क्या दे रहे थे, इन सब के माध्यम से हम एक निर्देश दे रहे थे, और संस्था में कर्मचारियों का नेतृत्व। एंड अदर थिंग इज द लीडरशिप। लीडरशिप की ये सारी क्वालिटीज इसमें इंक्लूड थी। तो ये संस्था की उद्देश्यों में हम सम्मिलित थे। तो इन्हें विस्तृत रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने ये जो तत्व हैं उनको भी 4 उसमें बता लिया। जैसे अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण तो होता ही है। तो जैसे निर्देशन के तत्व कहते हैं, ठीक है, तत्व मतलब फैक्टर्स हैं कि किस फैक्ट या तत्व के तहत आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये कैसे आप, मतलब तत्व है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय को दिशा निर्देश देंगे या उसको अभिप्रेरित करेंगे। तो उसके सबसे पहले पर्यवेक्षण, ठीक है, निरीक्षण भी हो सकता है पर्यवेक्षण, फिर अभिप्रेरणा है, फिर नेतृत्व है और संप्रेषण है। मतलब 4 अगर हम तत्वों की बात करें तो उसमें सबसे पहले पर्यवेक्षण आ रहा है, दूसरा अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन है, नेतृत्व है, और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन है। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये है, इसको पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, क्योंकि कोई भी एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर के सुपरविजन के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो सुपरविजन किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं हम। तो पर्यवेक्षण शब्द को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, इसको हम 2 फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रथम, इसे निर्देशन के एक तत्व के रूप में समझा जा सकता है। तो हम ये फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्ट है सुपरविजन, जो होता है कि सुपरविजन मतलब किसी के गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे दिशा निर्देश लेके, उसके निर्देशों का पालन करके हम किसी जो मैनेजर के गाइडेंस के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो दूसरा, संस्था के क्रम श्रृंखला में प्रबंधकों द्वारा किए गए एक कार्य निष्पादन के रूप में। तो क्रम श्रृंखला क्या है, वही स्कॉलर चेन है हमारी। ठीक है, जिसमें हमने अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट बिठाया हुआ है, जहां ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, हमको रिसीव हो रहे हैं ऊपर से, और जो उत्तरदायित्व होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो हम यही कर रहे हैं कि क्रम श्रृंखला में पर्यवेक्षकों द्वारा, मतलब सुपीरियर, जिसका जो पर्यवेक्षक है, सुपरविजन, बॉस कौन है, एक बॉस से एक एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलेगा, तो जो वही उसी के अंदर सुपरविजन में होगा, मतलब उसी के अंदर गाइडेंस होगा, उसी के अंदर वो ऑर्डर प्राप्त करेगा। कार्य निष्पादन मतलब के रूप में कि वर्क एग्जीक्यूशन उसी के साथ, जिससे ऑर्डर मिला है उसी के प्रति वो उत्तरदायित्व रखेगा, और उसी के सुपरविजन में जो पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा। तो अब यहाँ पे पर्यवेक्षण के कुछ महत्व हैं जिसमें हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ सुपरविजन। तो सबसे पहले है, पर्यवेक्षक प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है तथा उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। यहाँ फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो रही है। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो रही है कि वो प्रतिदिन टच में है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुपरविजन करना है तो हमें अगर काम जिससे करवाना है तो उससे हम दिन टू दिन क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, डे टू डे हमारा कांटेक्ट होता है, और रिलेशंस अच्छे होते हैं। फ्रेंडली मतलब इनफॉर्मल का भी थोड़ा इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, रखता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक श्रमिकों के लिए मार्गदर्शक, मार्गदर्शक मतलब राह दिखाने वाला, मित्र, फ्रेंड और दार्शनिक। ठीक है, ये मोटिवेटर हो सकता है, मार्गदर्शक, मोटिवेटर या राह दिखाने वाला। मित्र मतलब फ्रेंड के रूप में हो सकता है,
और दार्शनिक मतलब जो फ्यूचर की बारे चैलेंजेस के बारे में बता रहा है, फ्यूचर की गतिविधियों के बारे में जो आपको अवगत करा रहा है, तो दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो पर्यवेक्षक क्या है कि कर्मचारी के सब एक तो डे टू डे कि आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, काम कैसा चल रहा है, वो डे टू डे टच में रहेगा। फिर उससे उनके फ्रेंडली रिलेशंस मतलब अनौपचारिक रूप से भी वो उसको जानता होगा अपने एम्प्लॉय को, और उसके जरिए वो मार्गदर्शन दे रहा है। मित्रता और दार्शनिक मतलब फ्यूचर की शुभ चिंतक या दार्शनिक रूप में भी वो कार्य कर सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्यवेक्षक प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, मीडिएटर, कड़ी मतलब एक तरह की मीडियम, एक तरह का मीडियम या जरिया है जिसके तहत वो काम कर रहा है। वह एक तरफ श्रमिकों के प्रबंधक के विचारों को बताता है तो दूसरी तरफ श्रमिकों की समस्याओं के प्रबंधक के सामने रखता है। पर्यवेक्षक वो है हमेशा कहाँ होता है, निचले स्तर पे होता है। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो लेबर्स हैं उनके बीच की कड़ी होता है कि अगर उनकी समस्या, अगर उनके लेबर या श्रमिकों को कोई समस्या है तो वो मैनेजमेंट को बता रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट के दिशा निर्देश किसको बता रहा है, जो भी पॉलिसी है, रूल्स हैं, वो किस तक पहुंचा रहा है, श्रमिकों पे लागू करवा रहा है। तो ये बीच का जो मीडिएटर है वो पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर होता है। फैक्ट्रीज में लेबर्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह उधर पे पर्यवेक्षक निश्चित रूप से अपॉइंट होते हैं ताकि वो एक कड़ी के रूप में, दोनों के कड़ी के रूप में काम कर सके। तो ठीक है, तो ये एक तरफ श्रमिकों के प्रबंधक के विचारों को बताता है कि क्या हमारे जो श्रमिक है, ये लोअर मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, संस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं। तो वो उससे जो आप अवगत करा रहा है वो कौन करा रहा है, पर्यवेक्षक करा रहा है। और इन्हीं के जो जितनी भी समस्याएं हैं कि जो भी हैं वो अपर मैनेजमेंट तक पहुंचा रहा है। जो पॉलिसी, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, है ना, काम को लेके, वो किस तक पहुंचा रहा है, नीचे श्रमिकों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये इस रूप में एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ श्रमिकों में जो उसके नियंत्रण में है उनमें सामूहिक एकता को बनाए रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सामूहिक एकता, ठीक है, मतलब एक तरह से वर्क प्लेस जो वर्क प्लेस इंटीग्रिटी है वो बना के रख रहा है। समूह में लोग काम कर रहे हैं, समूह मतलब जो कम्युनिटी की जो एकता है, भाईचारा है, वो बना के रख रहा है पर्यवेक्षक का ये भी कार्य है। ठीक है, तो उसमें रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंतर्गत। वह आंतरिक मतभेदों को निपटाता है तथा श्रमिकों को में तालमेल बिठाता है। अब कई बार क्या है कि लेबर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें कई बार मतभेद हो जाते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जनरली होता है। ठीक है, हर जो मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उनको सुलझाने का काम भी एक पर्यवेक्षक करता है और श्रमिकों में तालमेल बिठाता है, मतलब बैलेंस बना के कि हम संस्था का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें भी हम योगदान देके चलें। तो इस तरीके का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा पर्यवेक्षक कर रहा है। ठीक है, तो पर्यवेक्षक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करता है, वर्क एग्जीक्यूशन। यहाँ क्या कर रहा है, वो वर्क एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, कि जो भी कार्य सुनिश्चित किए गए अपर मैनेजमेंट से, तो वो लोगों को समझा रहा है कि काम ऐसे करना है, दिशा निर्देश दे रहा है, सुपरविजन में अपने काम करवा रहा है, तो ये चीज वो सुनिश्चित करता है। वह कार्य पूरे करने का उत्तरदायित्व लेता है। ठीक है, और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो वर्क दिया गया है उसको वो पूरी तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो पूरा करे तथा अपने श्रमिकों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिप्रेरित करता है। ठीक है, और मोटिवेशन भी दे रहा है, यहाँ पे एक तरीका मोटिवेशन भी वो दे रहा है कि जो भी अभिप्रेरणा है, वर्क एग्जीक्यूशन मतलब जो काम करवाना का कार्य किसका है, पर्यवेक्षक का है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि वह कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रहा है, और प्रभावपूर्ण मतलब एक इफेक्टिव तरीके से मोटिवेशन देके कि उनकी कोई समस्या सुलझा के या कोई प्रॉब्लम आ रही है उस बीच में वो मोटिवेशन देके भी कार्य को पूरा करवा सकता है। तो ये कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों के प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, यहाँ पे लीडरशिप जो क्वालिटी है उसमें भी एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है, श्रमिकों को प्रभावित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लीडर कैसा होना चाहिए हमारा, जैसा लीडर होगा, जैसे हमारा नेता होगा, वैसे ही जनता का वो प्रतिनिधित्व करेगा। तो वैसे ही एक टीम में एक लीडर का ये रोल है कि वो जैसा होगा, जैसे अपना उसका आचरण होगा, नेचर होगा, व्यवहार होगा लोगों से, तो लोग अपने आप उससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, एक पर्यवेक्षक जिसमें अच्छे नेतृत्व के गुण हैं, वह अपने श्रमिकों के मध्य उच्च मनोवृत्ति का विकास कर सकता है। ठीक है, तो एक पर्यवेक्षक है जो सुपरवाइजर है, उसमें एक कई गुण होते हैं, लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, अच्छा बिहेवियर होता है,
ठीक है, कुछ डिसिप्लिन होता है। तो ये सारे जो हम फॉलो करेंगे वही हम अपनी टीम को फॉलो करवाते हैं या अपने एम्प्लॉयज को फॉलो करवाते हैं। तो अपने श्रमिकों के मध्य मनोवृत्ति का विकास करता है कि वो उनके में कॉन्फिडेंस जगाता है, समय समय पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उनको पूरी करने में मदद करता है। तो इस तरीके से वो कार्य करता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक कार्य निष्पादन का विश्लेषण करता है, ठीक है, कि वर्क एग्जीक्यूशन का, वर्क में डिटेल्स में, वर्क डिटेल का मतलब जो भी विश्लेषण करता है कि मतलब डिटेल में समझाता है या उसके बारे में समझता है, तथा अपनी सलाह एवं प्रतिपुष्टि फीडबैक श्रमिकों को देता है। तो ये क्या हो गया कि ना सिर्फ काम समझाना है, जब बल्कि जो हमको सजेशंस मिले अपने एम्प्लॉइज से या श्रमिकों से, तो वो उनका फीडबैक भी लेना है कि कैसा रहा कार्य या आप कितने उससे संतुष्ट थे, आज के कार्य से कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो फीडबैक लेना भी एक पर्यवेक्षक का काम होता है। वह कार्य कुशलता के विकास के लिए उन्हें सुझाव तथा तरीके भी बताता है, ठीक है। तो जो अपना वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके तो उसके लिए वो यहाँ पे सजेशंस भी बता रहा है कि कैसे आप काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो, और तरीके मतलब प्रोसेस भी बताता है कि क्या जो भी आप में जैसे डिविएशन होता है, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आई तो वो ये भी सजेशंस दे सकते हैं कि इस तरीके से हम ये कार्य को सुधार सकते हैं। तो इस तरह की कार्य फुल कैपेसिटी का पहले तो यूज करता है और फिर जो भी प्रॉब्लम सारी कमी आ रही है उसमें भी सुधारात्मक कार्रवाई वो करवा सकता है। तो ये भी उसका कार्य हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा अभिप्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो अभिप्रेरणा एक जटिल बल है जो कार्य प्रारंभ करने तथा संगठन में व्यक्तियों को कार्यरत रखने का कार्य करती है। तो क्या है मोटिवेशन की? एक बल है, एक फोर्स है। इसको हमने एक फोर्स की तरह देखा है कि जो संस्था में हम कार्य कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और संगठन में व्यक्तियों को कार्यरत रखने के लिए कि वो निरंतर कार्य करते रहे। अभी प्रेरणा मतलब उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहे, जिसमें क्या होता है कई बार उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या रुचि खत्म हो जाती है या किसी भी वजह से वो कार्य से हट सकते हैं। तो अभी प्रेरणा वो तंत्र है या फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है, जिससे हम कार्य को, एम्प्लॉय को और कार्य को दोनों को मोटिवेटेड रख सकते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार करती है कि आप कैसे कार्य करोगे उसके लिए तैयार कर रही है, तथा निरंतर कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है कि आप कंटिन्यूस काम करते रहो, कार्य से हम कभी बोर ना हो या उबे नहीं, या हम ये समझ लें कि उसमें कुछ चैलेंजेस है तो हम उससे हट जाएं। तो अगर आप टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहोगे अपने एम्प्लॉयज को तो उससे क्या है, वो गाइडिंग फोर्स उनका बना रहेगा, वो कार्य के प्रति सचेत रहेंगे। जो कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है, ठीक है, कई बार घबरा भी जाते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी या बहुत सारे, तो एम्प्लॉयज क्या है हर बार घबराते हैं। तो ऐसे में एक अभिप्रेरणा के द्वारा आप उनको इंटरेस्ट उनका या जो उनका जो भी है गाइडिंग फोर्स की तरह आप मोटिवेट कर सकते हो। अब अभिप्रेरणा भी कई तरीके से हम दे सकते हैं, लाइक बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं या कुछ सारी चीजें दे रहे हैं, तो उसके जरिए भी हम अभिप्रेरणा दे सकते हैं। तो अभिप्रेरणा के विषय में चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि हम 3 परस्पर संबंधित शब्दों को समझें। तो जब भी हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 शब्द आ रहे हैं। तो पहला है लक्ष्य, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेटर और मोटिवेशन, दोनों तरह के इसमें वर्ड आ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अभिप्रेरणा की बात करें तो इसमें आ रहा उद्देश्य। अगर बिना उद्देश्य के कोई भी एक्टिविटी निरर्थक है, कोई भी कार्य या एक्टिविटी क्या होता है, निरर्थक होता है। तो उद्देश्य एक आंतरिक स्थिति है, ठीक है, इंटरनल कंडीशन है। इसको हम अगर आंतरिक स्थिति बोल रहे हैं तो ये क्या है, इंटरनल कंडीशन है हमारी, ठीक है, जो व्यवहार को ऊर्जित, सक्रिय बनाती है तथा लक्ष्यों को पूर्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है, ठीक है। तो जो बिहेवियर है उसको क्या कर रही है, ऊर्जित, सक्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव बना रही है कि मतलब जो भी लक्ष्य हैं उनके प्रति आप सचेत रहिए, तभी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर लक्ष्य सामने होगा और हम उनके प्रति सचेत होंगे तो हम अपना लक्ष्य क्या है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्देशित कर रही है मतलब इसमें दिशा माध्यम, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इसमें फॉलो होंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो होंगे, उसके माध्यम से ये कर सकती है। तो उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं को से उत्पन्न होता है। अब उद्देश्य क्या है, हमारे नीड्स होते हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए हम कहीं जॉब करते हैं, तो उसके अलावा भी संस्था के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, मतलब पर्सनल तौर पे और प्रोफेशनल तौर पे भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये मानवीय आवश्यकताओं के बारे में बात करती है कि उससे ये उत्पन्न होती है, ठीक है। उस उद्देश्य की पूर्ति
मनुष्य में एक बेचैनी पैदा करती थी। अब हमारे अंदर कुछ वो होता है, बेचैनी टाइप की होती है कि हाँ हमें ये लक्ष्य या ये चीज उद्देश्य प्राप्त करना, तो उसके लिए हम सुचारू रूप से कुछ बेचैनी मतलब एक तरह के टेंशन में या तीव्रता, ये मैस्लो के हिराची में भी बताया है कि ये उद्देश्य होते हैं। उसके बाद वो होती है जो उसे बेचैनी को कम करने के लिए कुछ क्रिया करने के लिए, अब बेचैनी हुई तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें अपनी लाइवलीहुड चलाना है, अपनी दिनचर्या या जीवन चलाना है, तो हम कुछ काम करेंगे, तो काम से हम सीधे तौर पे कुछ ना कुछ पैसा या मोटिव कमाएंगे, जो हमारा प्रॉफिट होगा वही हमारा मोटिव होगा, तो उससे हमारा जीवन यापन हो सकता है। तो वही कि जब तक आप कोई कार्य नहीं ढूंढते या कार्य नहीं करके वो पैसा अर्न नहीं करते, तब तक आपको बेचैनी बनी रहेगी। तो वो बेचैनी कैसे कम होगी, हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्या बोलते हैं हम उसको, एक्टिविटी या कार्य बोलते हैं, वो हम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। फिर है अभिप्रेरणा, जिसमें नाम है मोटिवेशन, ठीक है। पहला है कि आपको उद्देश्य वो निर्धारित करना, फिर उसके लिए कुछ आपको टेंशन या बेचैनी, वही है कि होगी बेचैनी टाइप की, उसके लिए आप कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा है मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं संस्था में, उनको पूरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो सेटिस्फेक्शन, अगर हमारा एम्प्लॉयड सेटिस्फाइड है आज की डेट में, तो वो क्या है, अपने उद्देश्यों को भी उतने ही सुचारू रूप से, डेडिकेटेड रूप से प्राप्त करेगा। तो अभिप्रेरणा से सीधा मतलब है कि हमारा एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फाइड है, मतलब आपने उसको सही तरह का मोटिवेशन दिया है, लीडरशिप दी है, क्वालिटी दी है ना, तो उससे वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये इसी को हमने प्रक्रिया बताया जिससे लोगों की वांछित उद्देश्य, जहां जो हमने उद्देश्य किए थे उसकी पूर्ति के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। फिर है अभिप्रेरक, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेटर्स। यहाँ मोटिवेशन था, अब जिसको हम प्रेरित कर रहे हैं उनको मोटिवेटर्स बोल रहे हैं। तो अभिप्रेरक वह तकनीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, टेक्निक, ठीक है। टेक्निक है जिसके प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये वो तकनीक हमने मान लिया कि आप उसको लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे, प्रेरणा कैसे दोगे, जब जिससे वो डिमोटिवेट ना हो अपने पद पर। तो प्रबंधक विविध प्रेरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे वेतन। तो अब उसके लिए आप मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, ये हो सकती है वित्तीय और गैर वित्तीय हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके के। तो आप क्या कर रहे हो, सैलरी बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम के लिए बोनस दे रहे हो, पदोन्नति मतलब प्रमोशन दे रहे हो, पहचान, प्रशंसा, तारीफ कर रहे हो, उत्तरदायित्व इत्यादि, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, तो संगठन में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, कि जिससे वो उनका बिहेवियर इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप उनको अच्छी सैलरी, बोनस या प्रमोशन दे रहे हो, तो उनका एक इम्पैक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इम्पैक्ट होता है वो बढ़ेगा, और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए, मतलब ताकि वे अपना सर्वोत्तम दे सके, तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स दे सके संस्था में, क्योंकि पर पर्सन कंट्रीब्यूशन होता है, तभी हम संस्था के ऑब्जेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन वो दे सकें, उसके लिए आपको समय समय पे इस तरीके के वित्तीय, मतलब ये मॉनेटरी टर्म्स में है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो आपको समय समय पर अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए, ताकि वो जो उद्देश्य है उसके प्रति सुचारू रहे, सजग रहे और कार्य को प्रगति पर रखे। तो ये इस तरीके का मोटिवेशन इसमें आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब प्रेरणा की विशेषताएं, ठीक है, कुछ स्पेशलिटीज होती हैं कि अभी प्रेरणा आप जो दे रहे हो, मोटिवेशन जो दे रहे हो, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो प्रेरणा एक आंतरिक भावना है, ठीक है, इंटरनल फीलिंग को हमने इसको रूप में देखा है। तो ये आवश्यकताओं या इच्छाओं को संतुष्ट करने की इच्छा या आग्रह है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये आवश्यकताओं से उत्पन्न हो रहा है, इंटरनल फीलिंग, हमको ये नीड हुई, ऐसा फील हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए लाइफ में जिससे हमारी जीविका चल सके, तो ये नीड्स पहले आई, और इच्छाओं को, मतलब आवश्यकता नीड थी यहाँ पे, फिर नीड ने इच्छा, विशेष हो सकती है, इच्छाओं का रूप लिया, और उस इच्छा का आग्रह है जो मानव व्यवहार को, तो एक ह्यूमन बिहेवियर को एक नीड की जरूरत हुई, जैसे हमको आज के डेट पे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, ये भी क्या है, हमारी एक आवश्यकता है। तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम कहीं जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या जो भी करेंगे, जिससे हमें क्या है, कुछ ना कुछ धन प्राप्त होगा, जिससे हम अपने मतलब रूटीन लाइफ चला सकते हैं। तो ये इंटरनल फीलिंग है कि जब नीड फील हुई तो हमने उसके लिए वर्क किया और वर्क से कुछ ना कुछ लाभ कमाया, ठीक है। फिर चलते हैं प्रेरणा लक्ष्य, ठीक है। तो निर्देशित व्यवहार उत्पन्न करती है, ठीक है। सभी क्रियाएं विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
निर्देशित होती हैं। तो जो ये सारे जो प्रेरणा मतलब मोटिवेशन हमें कहाँ ले जा रहा है, लक्ष्य की ओर ही ले जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लक्ष्य होगा, हमारे पास कोई गाइडलाइन होगी या जिसके जरिए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, मोटिवेट, हमारा लीडर अच्छा है, मैनेजर अच्छा है, सुपरविजन अच्छा है, तो हम क्या है सीधे तौर से जो मैनेजमेंट के लक्ष्य है उनको ही हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है थर्ड, प्रेरणा सकारात्मकता या नकारात्मक हो सकती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके की आप अभिप्रेरणा दे सकते हैं। तो सकारात्मक प्रेरक उच्च वेतन की तरह होती है। ये क्या है, हाई इंसेंटिव, हाई इंसेंटिव के जैसे होती है, की तरह होती है, जो रचनात्मक रूप से प्रभावित करती है। कुछ क्रिएटिविटी, सकारात्मक मतलब आप उसकी क्रिएटिविटी में कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, तो उसके रूप में होती है। जबकि नकारात्मकता प्रेरणा मतलब नेगेटिव कैसी हो सकती है, दंड की तरह होती है, पनिशमेंट। जैसे आपने अच्छा कार्य किया तो उसके लिए आपको प्रमोशन मिला, इंसेंटिव मिला, सैलरी मिली, लेकिन अगर नेगेटिव है तो क्या हो सकती है, दंड के रूप में, मतलब पनिशमेंट। इसको हम किस रूप में देख रहे हैं, पनिशमेंट के रूप में हो सकती है, जो कर्मचारियों में भय पैदा करती है, फियर कि अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे टाइम से, अगर हम अपना कार्य नहीं करेंगे या टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो हमारा हो सकता है डिडक्शन हो जाए या एक इंक्रीमेंट कम हो जाए। तो उसके लिए भी वो मोटिवेट हो सकते हैं कि मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन और प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे एम्प्लॉयज क्या है मोटिवेटेड रहे। तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और कि इसका ये परिणाम होगा, अगर नहीं किया आपने तो इसका ये परिणाम, तो वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है। तो उससे भी एम्प्लॉय डेडिकेटेड होते हैं कि डेडलाइन हमें पूरी करनी है, टारगेट्स पूरी करनी है, तो उससे भी वो क्या है मोटिवेटेड फील करते हैं। फिर है प्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें हमने बताया है, इसमें विभिन्न प्रकार और अपेक्षाओं वाले लोगों से निपटना शामिल है। ठीक है, तो कई एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग होते हैं, कई डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उससे हमें निपटना शामिल है कि उसमें सॉल्यूशंस लाके लोगों के बीच में एकजुटता, एकता बनाए रहें, तो वो चीज इसमें शामिल होती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार में विभिन्न एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। फिर है प्रेरणा प्रक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगी। तो आप जो इसमें है आतृप्त इच्छा, सबसे पहले की इच्छा जन्म दे रही है। तो प्रेरणा प्रक्रिया व्यक्ति की आतृप्त आवश्यकताएं होती, नीड, आवश्यकताओं या नीड की पहचान कर रहे हैं कि किस तरह की हमारी नीड होगी। बेसिक नीड क्या है ह्यूमन की, एक छत होनी चाहिए, खाने को होना चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट या सोसाइटी में एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए जॉब होना चाहिए। तो ये हमारी उन्हीं इच्छाओं की बारे में बता रही कि प्रेरणा प्रक्रिया में ये आएगा। फिर दूसरा है तनाव, जिसको हम टेंशन के रूप में, यहाँ हमने नीड के रूप में देखा, ये टेंशन के रूप में। जैसे जैसे इच्छा आतृप्त तो हो जाती है, व्यक्ति के मन में निराशा पैदा, अब इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ आवेग होगा, टेंशन होगी कि ये चीज हम पूरी कैसे करेंगे। जैसे लाइवलीहुड का माना तो उसके लिए एक जॉब चाहिए, तो जॉब मिलेगा कैसे। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ रही है कि अगर आप इच्छा ने जन्म लिया तो फिर टेंशन होगी उस कार्य को, और टेंशन से ही हम एक्टिविटी की ओर जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड है फिर यहाँ पे प्रेरणा। ठीक है, तो निराशा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकल्प तलाशने। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस तलाश रहे हैं। जैसे अभी हमने सोचा कि हमारी नीड क्या है कि हमें एक जॉब करना है, नहीं हमें जैसे एक घर खरीदना है या अपना लाइवलीहुड जी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं या वो चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ माध्यम तलाशेंगे। तो उसी के लिए जो हमारी टेंशन थी उसको कम करने के लिए हम कोई क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे कि हम बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या कोई अन्य कार्य ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे हम क्या करें, लाभ या पैसा कमा सके। तो ये भी इच्छा ने जन्म लिया, इच्छा से टेंशन में, और टेंशन से वो क्रिया की ओर, मतलब हमें ऑप्शंस तलाशने में मदद कर रही है, हमारे पास प्रेरित करती है। ठीक है, ऑप्शंस करने के लिए प्रेरित करती है। फिर खोज व्यवहार, तो इसको बिहेवियर बोलते हैं। वह कई विकल्पों में से एक का चयन करता है। ठीक है, हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव होता है उसमें से हमें बेस्ट पॉसिबल चूज करना है। ठीक है, चूज ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन का चूज करना है कि जितने भी हमने विकल्प के, हमको जॉब करना है, बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करनी है या कोई अन्य कार्य करना है, तो उसमें से हमारे लिए जो सुटेबल होगा, बेस्ट होगा, हम उसका इसमें चयन करते हैं और उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते। तो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी करना है जो भी हम बेस्ट पॉसिबल है। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हमको किस माध्यम से परिचालन करवाना है, मानव से या भौतिक से, तो ये हम उसमें चूज करते हैं। तो यहाँ भी हम एक्टिविटी का चूज कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है, उसमें से हम चूज कर रहे हैं और वो एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है,
फिर है संतुष्ट आवश्यकताएं। तो यहाँ जो नीड्स है, नीड्स का हम सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करेंगे। कुछ समय बाद यह मूल्यांकन करता है कि उनकी आवश्यकताएं पूरी, तो हम यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारी नीड्स थी, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि जो हमारी नीड्स थी उसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि ये पूरी हुई या नहीं, कि जो हमारी नीड्स थी उसके लिए हमें टेंशन हुई, उसके लिए हमने ऑप्शन चुना, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुना, और बेस्ट पॉसिबल चुनने के बाद हमने जो भी चूज किया उसका हमने वैल्यूएशन किया। फिर तनाव में कमी। तो एक बार आवश्यकता पूरी हो जाने पर व्यक्ति की हताशा और तनाव दूर हो जाता है, ठीक है। तो जो उसको निराशा थी या तनाव था, तो हमने यहाँ पे क्या है, तनाव में अपने आप जो टेंशन हमको यहाँ पे हुई थी सेकंड वाले प्रोसेस में, उससे अपने आप हमें गिरावट आ जाएगी या कमी हो जाएगी, जिससे व्यक्ति को हताशा हुई थी, ठीक है। तो उसमें अपने आप ये कमी उस रूप में हम देखते। तो ये प्रोसेस था पूरा उसका। अब है प्रेरणा का महत्व, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रेरणा का महत्व है वो देख लेते हैं। प्रदर्शन में सुधार, परफॉर्मेंस हमारा सुधर जाता है। तो ये कर्मचारी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शन का स्तर ऊंचा होता है, ठीक है। अब आवश्यकताएं सेटिस्फाई हो रही है तो ओवरऑल हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस हमारे रिजल्ट में दिखता है, जिससे हमारा एक ऊंचा स्तर मतलब हाई लेवल होता है, और संगठनात्मक लक्ष्यों को दिशा में योगदान मिलता है। तो हमारा क्या है कि जो नीड्स थी, नीड्स से हम आवेग में आए थे, कुछ टेंशन में आए थे, तो उसके कारण हमने नीड्स को पूरा कर लिया अगर, तो हम अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो संघ के जो लक्ष्य हैं उसमें अपने आप हम प्राप्ति करने लगेंगे। फिर दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, एक पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव व्यू। ये जो हम यहाँ है, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव व्यू से हम ये नजरियों से देख रहे हैं। तो प्रेरणा तकनीकें नकारात्मक को खत्म करती हैं, ये नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, नेगेटिविटी खत्म करती हैं, और अधिकतम क्षमता को साकार करने की इच्छा पैदा करती है, ठीक है। जो हमारा बेस्ट एफर्ट है उसको हम लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने सकारात्मक हमें गाइड कर दिया गया, मोटिवेट कर दिया गया, तो ये निश्चित तौर से हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। तो उससे हमारी नेगेटिविटी, कि अगर हमने सजेशन ले लिया, अभी प्रेरणा ले ली, तो हमारी नेगेटिविटी जो काम को लेकर थी वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर है थर्ड है कर्मचारी टर्नओवर कम हो जाता है। तो एक सरल संतुष्ट कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार रहना पसंद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन छोड़ने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती। तो जो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे, जो काम कर सकते हैं डेडिकेटेड मुंह पे, बेस्ट सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉय होगा वो आप कार्य कर सकता है, ठीक है। संगठन के प्रति वफादार होगा, मतलब ईमानदार होगा, कि उसको जो टास्क दिए वो समय पे पूरा कर रहा है, बॉस के ऑर्डर्स का पालन कर रहा है। तो इसका परिणाम जो छोड़ के जा रहे थे, मतलब जो इनएक्टिव थे या जो नेगेटिव व्यू रख रहे थे, उसको करने में उनकी संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय की जो होंगे, जो संस्था के लिए वफादार होंगे, जिससे अपने आप हम संस्था के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुपस्थिति को कम करना, तो एब्सेंस कम कर रहा है यहाँ। प्रेरणा कार्यस्थल को आनंद का स्रोत बताने में मदद करती है, ठीक है। तो ये इंजॉय करें, जो भी वर्क दिया गया है कार्यस्थल पे वो उसको एम्प्लॉय इंजॉय करने लगता है, और श्रमिकों को सुखद अनुभव प्रदान करती है, ठीक है। तो जो एक हैप्पी जो एक्सपीरियंस है, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो अपने आप हैप्पी होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में काम के प्रति प्रतिबद्धता का स्तर बढ़ता है। तो जो उनके कंपटीशन कम होता है, अच्छी मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव आउटलुक में वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। फिर फिफ्थ, परिवर्तन को सहजता से लाना। तो एक प्रेरित कर्मचारी परिवर्तन को बहुत कम प्रतिरोध के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि वर्क स्थल पे या कार्यस्थल पे क्या होता है, लोग चेंजेस से घबराते हैं, किसी भी तरह का हो वो घबराने लगते हैं। तो अगर अभिप्रेरित हैं, वो जो भी सेटिस्फाइड हैं, अभिप्रेरित हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी की गई हैं, तो उससे क्या होता है, वो घबराते नहीं है, वो चैलेंजेस के रूप में उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं संस्था के उद्देश्यों में। तो डायरेक्टिंग के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।